हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल पी आर उदय क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 साइंस के 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पर लिख करके याद कीजिएगा। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो मैंने आपको कई दफ़ा पढ़ा रखा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या फिर कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होती है। तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है वो ये कह रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हम लोग कोई भी लेंस ले तो उस लेंस के अंदर मुख्य फोकस की जो संख्या है ये कितनी होती है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वो ये कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया है और हम सभी जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्ता त्रिज्या यानी कि आर के बीच क्या संबंध है। तो ये रिलेशन बहुत ही फेमस रिलेशन है और सभी जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू R/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप में से सभी लोगों को पता ही होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, तो आपको बताना है कि किस कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे कम होता है। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होता है और जो लाल कलर है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखते हैं कि तारा वगैरह टिमटिमाते रहता है, तो उसका जो टिमटिमाना है ये प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको दर्शाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि प्रकाश की यह चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको बता रखा है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके 2 नियम होते हैं और प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके भी 2 ही नियम होते हैं। तो अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन, हमारा आंसर 2 ही होगा। ठीक है। उसका देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जो जल विद्युत संयंत्र होता है ये क्या करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती किसे किस में बदलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो जलता हुआ मोमबत्ती होता है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान विद्युत धारा की वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विभवांतर का जो मान है ये विद्युत धारा की वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसा जोड़ा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और मान को घटाने के लिए हम लोग उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर मान घटता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मान बढ़ता है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वह छड़ नरम लोहे का होता है। किसका होता है, नरम लोहे का होता है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि उच्चतर ताप पर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है और ये नाभिकीय संलयन सनलाइट वगैरह में होता है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है वो ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की लाइट होती है उसको सीधे बिजली में बदलने वाली जो युक्ति यानी कि मशीन है वो कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सौर सेल यानी कि सोलर पैनल होता है ये सीधे जो होता है सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सौर सेल ऐसा करता है। उसका जो अगला 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि बड़ा बड़ा पंखा होता है जो घूमते रहता है जिससे बिजली बनती है। तो उस बिजली बनाने के लिए हमें पवन यानी कि हवा की सबसे कम से कम चाल क्या चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि हवा की अगर कम से कम चाल 12 से 14 किलोमीटर होगी तब जाकर तो वो पंखा घूमेगा और बिजली बनेगा। अगर इससे कम हुआ हवा का चाल तो पंखा नहीं घूमेगा और नहीं घूमेगा और न ही बिजली बनेगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल द्वारा आवेशों पर किया गया कार्य होता है, ठीक है, और उसे ही हम लोग विभवांतर कहते हैं, सॉरी उसी को तो विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो घरेलू परिपथ है उसमें मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा होती है और ये धारा 220 वोल्ट की होती है। तो क्या होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है। उसके जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है किस में। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वर्ण विक्षेपण है ये असंभव किस में है, तो निर्वात में असंभव है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो बताइए कि किधर मोड़ता है, आधार की ओर मोड़ देता है, आधार से दूर मोड़ देता है, ऊपर की ओर मोड़ देता है या फिर नीचे की ओर मोड़ देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वायु में रखा जो एक कांच है ये प्रिज्म पर आपतित किरण को किधर मोड़ देता है, तो आधार की ओर मोड़ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 2Zn जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके 2ZnA यानी कि जिंक का ऑक्साइड बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जिंक में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है और जब ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो अब अगर धातु के बारे में बात किया है तो वो धातु पड़ा है, और अगर अधातु के बारे में बात किया है तो वो अधातु ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु पूछा है तो पारा आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने कई बार करा रखा है और आप लोग को पता भी होगा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर के निम्न में से कैसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने आपको कई बार करा रखा है कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो विलयन का जो रंग है ये बदल करके पीला हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि दिन पर दिन जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि उसके लिए उत्तरदायी CO2 गैस है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने आपको कई बार बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि गंधक किसको कहते हैं, तो सल्फर को कहते हैं, और 100 से सल्फर तो 16 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि 100 से सल्फर 100 से 16 यानी कि 16 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है। तो जो अम्ल है ये जल में क्या होता है, जल में आयनित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए विलय तो होता है लेकिन उसके साथ आयनित होता है, तो आयनित ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा क्योंकि बी ही दे रखा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बताना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। और मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे धातु का पूछा है इसलिए क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिला करके मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सोना होता है उसमें कॉपर वगैरह को मिला करके मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि NaCl अभिक्रिया करता है AgNO3 से, जहाँ पे AgCl क्या बनता है तो अवक्षेप के रूप में आता है, और NaNO3 जो है ये विलयन के रूप में आता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए अभिक्रिया के अंदर क्या आप लोग देख रहे हो, तीर का चिन्ह नीचे की ओर देख रहे हो। तो जिसमें भी तीर का चिन्ह नीचे घूमे दिखाई दे आप लोग फट से कह दीजिएगा ये कैसा अभिक्रिया है। 1 मिनट, ये अभिक्रिया तो ये भी है, लेकिन इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है तो आयनों का लेन देन हो रहा है। और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि अवक्षेप अभिक्रिया भी है क्योंकि यहाँ पे तीर का चिन्ह नीचे घूमे हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन अगर अवक्षेप होगा तो अवक्षेप भी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बार मैंने बता दिया है कि सिलिकॉन क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है और आप लोग को पता होगा कि सिलिकॉन क्या है, तो एक प्रकार का उपधातु है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरे तरीके से भरे होते हैं वो कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खड़िया का सूत्र क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि खड़िया का सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का जो सूत्र है वो होता है ये नहीं होता है, खड़िया का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नांकित में से कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय जो होता है वो SO2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन होता है ये कि जितना उसमें कार्बन होगा उतना ही उसमें हाइड्रोजन होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि CH3O और CH2O5 है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर, मेथॉक्सी एथेन इसका नाम होगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि इनमें से सभी का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? तो Na2 बनाता है, ZNO बनाता है और H2O बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था कि NaHCO3 खाने वाला का और Na2CO3 होता है धोबिया सोडा यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो ये मैंने कितनी बार आपको पढ़ा रखा है कि HN3 और O3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आप सभी जानते हो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल यानी कि उत्पाद कहा जाता है। उसके जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड को आपको पहचानना है और अम्लीय ऑक्साइड कौन होता है? तो देखिए, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम धातु है तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कॉपर मिश्र धातु है, कॉपर भी धातु है तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा। कैल्शियम भी धातु होता है तो इसका भी ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा। लेकिन जो सल्फर होता है ये अधातु होता है और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो इसका ऑक्साइड हो जाएगा अम्लीय। आप लोग को याद है ना कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ये अधातु है और इसका ऑक्साइड अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बताना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देगा और नीले को लाल कौन कर देगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो नीला है इसको लाल करने का क्षमता अम्ल में होता है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है कि हमारा जो शरीर है ये कितने पीएच के बीच काम करता है? तो 7.0 से लेकर के 7.8 तक की हमारा शरीर काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल में विलय है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल में विलय कौन होता है? तो आप सभी जानते हो कि जल में विलय कौन होता है जी? तो ग्लूकोज होता है ना, जल में इसको घुला सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लगमन है? तो यहाँ पे आपको अम्लगमन के बारे में बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि अम्लगम कौन होता है? तो पीबी और एसएन होता है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो जिंक को विस्थापित कौन करेगा? जो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होगा और जिंक से अधिक अभिक्रियाशील कौन है यहाँ पे? तो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील एल्युमिनियम है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो देखिए ऑक्सीजन युक्त जो मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ जो खून होता है उसको हृदय यानी कि दिल से पूरे दिल में ले जाने वाली जो नस होती है वो नस यानी कि रक्त वाहिनियाँ कौन होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो रक्त वाहिनियाँ कौन होती है? धमनियाँ होती है। और जो गंदा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसको पूरे शरीर से दिल तक कौन लाती है? तो उसको पूरे शरीर से तक लाने वाली जो नस होती है उसे हम लोग शिराएं कहते हैं और इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त के अंदर चिपचिपा रंग का पीले कलर का एक द्रव पाया जाता है और याद रखिएगा कि उस द्रव को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर वो ये कह रहा है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है और आप लोग याद रखिएगा कि किस पर होता है? तो जो जलगमन हाइड्रोफाइट्स होते हैं इस पर होता है। उसके
उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें। तो बताइए कि किण्वन किस में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि किण्वन किस में पाया जाता है जी। तो किण्वन जो है ये अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से जो विकसित अंडाशय होती है वो फल कहलाती है। जो फूल आप लोग देखते हो ना उसमें अंडाशय होता है और ये अंडाशय पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो फल बन जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और यहाँ पे पूछेगा कि ऑक्सीजन इसमें कितना होता है। तो ऑक्सीजन 6 पीस होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए C12H22 और O11 ये किसका सूत्र है। तो ये चीनी का सूत्र होता है। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है C12O22O11 और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। उसका देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अंडोत्कर्ष का कारण क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंडोत्कर्ष का कारण क्या है। देखिए इसका आंसर मुझे पता नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अंडोत्कर्ष वाला छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्वारा द्विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें नहीं होता है। तो देखिए लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है। लेकिन जो ईस्ट है इसमें द्विखंडन नहीं होता है। इसमें क्या होता है तो इसमें मुकुलन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने बहुत बार कराया है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61 नंबर वो ये कह रहा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो आप सभी जानते हो कि भोजन में पाचन के लिए किस रस की होती है आवश्यकता। तो पीत रस की, अग्नाशय रस की, आंत रस की, यानी कि इनमें से सभी की भूमिका होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है। तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार कर रखा है और आप सभी को पता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 64 नंबर वो ये कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो जो इंसान लोग हैं उसके अंदर पाचन की जो क्रिया है ये कहाँ से शुरू हो जाती है। तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ग्लाइकोकोसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि ग्लाइकोकोसिस की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत कैसा है। तो बताइए कि ओजोन परत कैसा है, हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ओजोन परत हमारे लिए लाभदायी है यानी कि फायदेमंद है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। तो आपको ये बताना है कि फूल के अंदर जो नर प्रजनन अंग होता है ये कौन होता है। तो याद रखिएगा कि नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा
कि इथाइल अल्कोहल जो है ये अवायवीय श्वसन में बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैसों का परिवहन करती है। देखिए श्वसन गैस कौन होती है, तो CO2 होती है और ऑक्सीजन होता है, और इसका परिवहन कौन करता है, तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कौन करता है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC करता है ना, रेड ब्लड सेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन ये है कि पादप अपशिष्ट जमा कहाँ पे होते हैं। तो पादप जो अपशिष्ट होते हैं यानी कि जो गंदे पदार्थ होते हैं ये कहाँ जमा होते हैं, तो पत्तियों में होते हैं, छाल में होते हैं, कोशिका रिक्तिका में होते हैं, यानी कि इन सभी में जमा होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हम सभी जानते हैं कि जो ग्रास नली होता है ये किसी प्रकार के एंजाइम को क्या करता है, स्रावित नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मूत्र की सांद्रता की उपस्थिति किस पर निर्भर करती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मूत्र की जो सांद्रता की उपस्थिति है ये किस पे निर्भर करती है, तो ADH की उपस्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये पौधे की वृद्धि से संबंधित होता है, जिब्रेलिन भी संबंधित होता है, साइटोकाइनिन भी संबंधित होता है, लेकिन जो अवशेषिक अम्ल है ये संबंधित नहीं होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो आप सभी जानते हो कि मानव हृदय क्या करता है जी, तो मानव हृदय जो है ये परिवहन तंत्र का भाग है। किसका भाग है, परिवहन तंत्र का, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह खून को ले जाने में बहुत सहायक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा ही बता देगा कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो मैंने सूत्र बताया था क्या, C6H12O6। तो इसमें ये रहा कार्बन और ये रही उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आप लोग याद रखिएगा C6H12O6, आपको ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मस्तिष्क में अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ उपस्थित होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि अनिश्चित क्रियाओं का जो केंद्र है वो मेडुला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है 80 नंबर। आगे आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना, ओम का नियम में अचर राशि क्या रहती है, क्यों रहती है, ये सब, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।